बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल शुरू किया हुआ था। और इसी चैप्टर में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं आगे की तरफ। और मैं आपको ब्रेन पढ़ा रहा था जो कि ह्यूमन का जो ब्रेन है स्पेसिफिकली वो पढ़ा रहा था। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है ब्रेन, और ये मैं आपको पढ़ा रहा था। इसमें मैंने कल बड़े ही तफसील के साथ फॉर ब्रेन के एक एक हिस्से को तफसील के साथ कई पिक्चर्स की मदद से पढ़ाया था, और मैंने बताया था कि कैसे ये हिस्सा जो है वो जिस्म के मुख्तलिफ कामों को कंट्रोल करता है और उनको कोऑर्डिनेट करता है। आज हम मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन की बात करेंगे और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड भी पढ़ेंगे। मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई थी शुरू में ही कल, कि ब्रेन को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। और एक डायग्राम मेरे पास आज भी एक न्यू डायग्राम जो मैं कल नहीं दिखा पाया था, वो भी है। बट मैं ये चाहूँगा कि ये डायग्राम में अभी रहने दो दिखाने को, हम देखें वो डायग्राम जिसमें कितना से वाज़ेह तो नजर आ रही। और ब्रेन और hand मुझे अभी तक नजर नहीं आ रही। इस डायग्राम में जो मैं भी डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये डायग्राम दूसरे डायग्राम्स की तरह की ही है एक डायग्राम। बट इसमें ये आपके सामने एक डायग्राम आ चुकी होगी। ठीक है, इसमें दूसरी डायग्राम से बस फर्क एक है कि इसमें मुंह जो है यानी कि फेस है वो इस तरफ को है। थर्ड डायग्राम में जो फेस है वो इस तरह से दिखाया गया था कि फेस यानी कि ये मेरे कर्सर वाली साइड पर, जबकि इसमें फेस ऑपोजिट साइड पर है। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो हमें तीनों जो हिस्से हैं उनको अच्छे तरीके से अलहदा करके बताया गया है। फोर ब्रेन को भी, मिड ब्रेन को भी, हाइंड ब्रेन को। ये जो सारा ब्राउन कलर का जो मैं कल भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये ब्राउन कलर का ऊपर सेरिब्रल कॉर्टेक्स वगैरह पड़ा हुआ है, और इसके नीचे अगर हम देखें तो हमें थैलेमस मिलेगा, और थैलेमस के आसानी के हमें हाइपोथैलेमस, और साथ में है हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला। ये सारा फोर ब्रेन का हिस्सा है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें इसके बाद मिड ब्रेन की, तो ये देखें ये इतना छोटा सा पोर्शन है जिसको मिड ब्रेन कहा गया है। ठीक है, चूंकि हमें पता है कि बहुत सारी जो सेंसेशंस हैं, जो सेंसरी सिस्टम्स, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, वो सेंसेशंस ऐसे स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर की तरफ लेके आते हैं। तो ये बात हमारी समझ में आती है कि ज़्यादातर जो सिग्नल्स होंगे वो मिड ब्रेन से ही गुजर कर सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक आते होंगे। तो इस तरह से मिड ब्रेन का ये इंपॉर्टेंट काम है कि इससे गुजर कर सारे जो सिग्नल्स हैं वो फिर फोर ब्रेन तक पहुंचते हैं। ठीक है, वो पिक्चर अब मुझे नज़र आ गई है, और अब मैं वो पिक्चर जो मैं पहले दिखाना चाह रहा था वो अब दिखाता हूँ। ये पिक्चर आपके सामने आ चुकी होगी। इसको जूम कर रहा हूँ। ये देखिए, इसमें काट कर ब्रेन को जो है वो एक साइड से दिखाया गया, हाफ काट दिया और फिर साइड से दिखाया। तो इसमें कलर्स की मदद से उसने फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को अलग अलग किया। ये देखो फोर ब्रेन है सारा ये वाला, और ये जो फिरोजी कलर का है यानी कि ये ऊपर वाला हिस्सा ये मिड ब्रेन है, और ये वाला सारा हाइंड ब्रेन है। ठीक है, तो इसमें बस बात ये है कि इसमें फेस जो है वो
इस साइड को है, ठीक है। वो पिछली वाली डायग्राम में फेस इस साइड को था, तो फिर ये ऑपोजिट हो गई थी बिल्कुल डायग्राम। ये इसमें फेस इस साइड को है, तो इस वजह से आप इसी डायग्राम को याद रख लें, वो पिछले डायग्राम को जरा इग्नोर भी कर सकते हैं। मैंने वो इसीलिए ही कल डायग्राम नहीं दिखाई थी, क्योंकि उसमें फेस ऑपोजिट साइड पर था, तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस साइड पर फेस रख के, ज्यादातर इंटरनेट पर भी जो पिक्चर्स पड़ी हुई हैं उनमें फेस इस साइड पर है, यानी कि मेरी जो है लेफ्ट साइड पर फेस होगा, ठीक है। मिड ब्रेन इज रिड्यूस्ड इन ह्यूमंस। रिड्यूस्ड का मतलब है कि इसका साइज छोटा हो गया है, ठीक है। ये तो बात तो वाज़ह तौर पर हमें नजर भी आ रही है कि कैसे फोर ब्रेन कितना बड़ा हिस्सा कवर कर रहा है। हाँ, ब्रेन भी अच्छा खासा नीचे की तरफ हिस्सा है, लेकिन मिड ब्रेन बिल्कुल दरमियान में एक छोटा सा पड़ा हुआ है। एंड इट कंटेन्स ऑडिटरी रिले सेंटर। इसमें एक तो ऑडिटरी रिले सेंटर है। रिले मैं कल बड़ा तफसील से बताया था। रिले वो हिस्सा होता है जिससे सिग्नल गुजर कर आगे जाते हैं। तो जो कान से सिग्नल आते हैं वो पहले मिड ब्रेन तक पहुंचते हैं, मिड ब्रेन से फिर थैलेमस तक पहुंचते हैं, थैलेमस से फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ऑडिटरी सेंटर तक पहुंचते हैं। कल मैंने ये डायग्राम आपको बड़े ही तफसील से, कोई घंटा इसी डायग्राम पर ही हम रहे हैं। मैं आपको वो पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। इसमें ये देखें, ये है कान वाला प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, ये वाला, ठीक है। तो कान में ये मैं ईयर बना रहा हूँ, ये ईयर है। कान में जब आवाज आएगी तो आवाज जो है वो आगे जाकर, कान में जब आवाज आएगी तो आवाज ईयर ड्रम जो कान का पर्दा होता है उसको वाइब्रेट करवाएगी, जिससे क्या होगा, सेंसेशन सिग्नल्स पैदा होंगे। वो सिग्नल्स नर्व इम्पल्स की फॉर्म में पैदा होंगे, जो कि वहां से न्यूरॉन्स लेंगे। वहां से न्यूरॉन्स लेके जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, मिड ब्रेन तक, ठीक है, मिड ब्रेन तक। मिड ब्रेन को मैं एम से जाहिर कर रहा हूँ। मिड ब्रेन से फिर वो जाएंगे थैलेमस तक। थैलेमस से फिर कहाँ जाएंगे, जहाँ आएंगे, ठीक है, यानी कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक, ठीक है। तो इस तरह मिड ब्रेन जो है वो एक रिले सेंटर है ऑडिटरी सिग्नल का, क्योंकि इससे गुजर कर जा रही है आगे सिग्नल। थैलेमस भी एक रिले सेंटर है इसमें, मिड ब्रेन की, ठीक है। अच्छा जी। तो इसमें एक तो ऑडिटरी रिले सेंटर है, और सेंटर कौन सा है इसमें, एक और सेंटर भी है, एक एंड अ सेंटर दैट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ आइज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें एक ऐसा सेंटर है मिड ब्रेन में कि जो कि रिफ्लेक्स मूवमेंट, आईज की रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है। मैं आपको 15,000 दफा पहले भी बता चुका, और अब फिर दोबारा दोबारा बताता हूँ कि जो रिफ्लेक्स मूवमेंट होती हैं उसमें इनवॉलेंटरली काम होता है, यानी कि खुद ब खुद हो जाता है। यानी कि हमारे जिस्म का ही ऐसा काम होता है जो खुद ब खुद हो जाता है, हमारी सोच समझ नहीं उसमें लगती, ठीक है। जैसे कि आपने जब गर्म तवे पर हाथ रखा तो आपका हाथ खुद ब खुद पीछे हट गया, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स मूवमेंट। और इसमें ये जो हाथ के पीछे हटने में रिफ्लेक्स मूवमेंट बनी, इसमें रिफ्लेक्स आर्क का रोल है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड खुद ब खुद ही हाथ को पीछे हटा लेता है। ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंचता ये हाथ को पीछे हटाने में, ठीक है। इसी तरह ही जैसे हाथ को पीछे हटाने में ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंचता, और इसको हम रिफ्लेक्स मूवमेंट कह रहे हैं, और ये इनवॉलेंटरीली हो रही हैं, वॉलेंटरीली नहीं हो रही। इसी तरह आइज की भी कुछ रिफ्लेक्स मूवमेंट होती हैं। एक तो आइज की मूवमेंट्स होती हैं जो कि हम खुद से करते हैं। मिसाल के तौर पर जब मैं किसी की तरफ देखना चाहूँ तो वो मैं उसकी तरफ अपनी आइज आइज घुमा लेता हूँ, लेकिन और इसके तरह मैं बुक पर पढ़ना तो बुक पर देखता हूँ। लेकिन आपने कभी नोट किया कि जब आपके करीब बहुत ज्यादा जोर से कोई चीज फटे, और आप बहुत फट की आवाज से कोई चीज, पटाखा फट गया या कुछ, तो आपकी आंखें यकदम बंद हो जाती हैं, आपके सोचे समझे बगैर ही बंद हो जाती हैं। आप तब खोलना भी खोलने की भी कोशिश करें, फिर भी खोले खुला रखने की भी कोशिश करें, फिर भी बंद हो जाती है, ठीक है, आवाज से। तो ये रिफ्लेक्स मूवमेंट है आइज की, ठीक है। ये हुई रिफ्लेक्स मूवमेंट, क्योंकि इसमें आपकी थिंकिंग नहीं इन्वॉल्व, खुद ब खुद हो गई आंखें, ठीक है।
अच्छा, मेरे यहाँ खुद ब खुद कहने से ये मुराद नहीं है कि यहाँ पर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व नहीं होगा। देखो, रिफ्लेक्स मूवमेंट जो हाथ की भी थी उसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व था। खुद ब खुद से मुराद है कि थिंकिंग नहीं इन्वॉल्व, ठीक है, सोच नहीं इन्वॉल्व। ठीक है। अच्छा, इसी तरह ही एक तो मैंने ये एग्जांपल दी रिफ्लेक्स मूवमेंट, एक इसके अलावा एक और रिफ्लेक्स मूवमेंट भी होती है। देखो, जब हमारा सर साइडों पर या ऊपर नीचे हम घुमाते हैं, अगर हम अपना साइड अब अगर हम अपना सर जो है वो दाईं तरफ घुमाएं, ये एक पॉइंट पर ही देखते हुए, मतलब सामने देखते हुए हम अपना सर दाईं तरफ घुमाएं, तो हमारी आंखें खुद ब खुद ही दाईं तरफ घूम जाती, दाईं तरफ घूम जाती। ठीक है, उल्टा। इसी तरह ही अगर मैं अपना सर ऊपर की तरफ घुमाऊं सामने देखते हुए, तो मेरी आंखें नीचे चली जाएंगी, ऑपोजिट मूव करती हैं, ताकि एक पॉइंट पर रहें हमारी आंखें। तो ये आंखें खुद ब खुद मूवमेंट कर रही हैं, इनको हम कहते हैं रिफ्लेक्स मूवमेंट। ठीक है। और हाथ के रिफ्लेक्स मूवमेंट में तो स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हो रही थी, लेकिन आइज के रिफ्लेक्स मूवमेंट में स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली कोई भी नर्व या न्यूरॉन आइज तक नहीं पहुंचता। मैं अभी वो आगे एक्सप्लेन भी करूंगा। तो आंखों को कंट्रोल सारा दिमाग खुद करता है। तो वो दिमाग में कौन सा हिस्सा है जो इसकी आइज की रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है? ठीक है, रिफ्लेक्स मूवमेंट आइज की, आई बॉल की रिफ्लेक्स मूवमेंट को यानी कि कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है? ठीक है, वो है मिड ब्रेन। ठीक है, वो मिड ब्रेन। ठीक है, ये मैंने तफसील से आपको रिफ्लेक्स मूवमेंट आइज की समझाई, और मिड ब्रेन है जो कि कंट्रोल करता है। तो ये हम एक बात यहाँ से पता चला सकते हैं कि जब सिग्नल जो है वो कान से यानी कि कान से जब या बहुत ज्यादा शोर की आवाज आएगी, तो जब मिड ब्रेन तक सिग्नल पहुंचेगा, तो मिड ब्रेन जो है वो खुद ब खुद ही मसल को इन्वॉल्व करके आंख की मूवमेंट करवा देगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पैगाम पहुंचने से भी पहले। ठीक है। बाद में सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक भी पैगाम पहुंच सकता है, वो भी पहुंचेगा, लेकिन सेरिब्रल कॉर्टेक्स थोड़ा सा लेट रिप्लाई करता है, क्योंकि वहां बहुत सारे न्यूरॉन्स है, उनमें वो घुमाता रहता है सिग्नल को और प्रोसेस करता है और फिर काम करवाता है। उसी को ही हम थिंकिंग कहते हैं। तो ये दो काम मिड ब्रेन के बताए। अब एक और, मिड ब्रेन कंटेन्स रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये मिड ब्रेन के अंदर एक हिस्सा होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन का। मैंने इसकी डायग्राम, इसकी पिक्चर कोई निकाल कर रखी, क्योंकि इसकी अगर मैं इसकी पिक्चर दिखाता तो आपको इतनी समझ में नहीं आनी थी। ये मिड ब्रेन के अंदर एक हिस्सा होता है, ठीक है। और ये रेटिकुलर फॉर्मेशन बेसिकली क्या है? रेटिकुलर फॉर्मेशन बेसिकली वही वाला हिस्सा है जो कि हाइंड ब्रेन से फोर ब्रेन तक पैगाम पहुंचा रहा है। ये देखें, इस पिक्चर में आपको फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन नजर आ रहा है। तो हमें पता है इस बात का कि बॉडी से बहुत सारी जो सिग्नल्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आते हैं। ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड से आगे फिर वो हाइंड ब्रेन से जाते हैं, हाइंड ब्रेन में जाते हैं। ठीक है, ये आपको पता है ना, ये पोन्स है, और ये क्या है? मेडुल्ला है। ठीक है, और हाइंड ब्रेन है ये। हाइंड ब्रेन से फिर आगे ये क्या है जाएगा? ये मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन से आगे फिर कहाँ जाएंगे? थैलेमस में। थैलेमस से यहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, सारे समय जाएंगे, मतलब फोर ब्रेन के। तो मिड ब्रेन का वो हिस्सा जो कि सिग्नल को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाता है, उसको हम रेटिकुलर फॉर्मेशन कहते हैं। रेटिकुलर फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्क्रीनिंग द इनपुट इन्फॉर्मेशन बिफोर द रीच हायर ब्रेन सेंटर्स। रेटिकुलर फॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो स्क्रीनिंग भी करता है, मतलब हर आने वाली इंफॉर्मेशन को सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक नहीं पहुंचने देता, ये फोर ब्रेन तक नहीं पहुंचने देता, कुछ को ये हजफ कर देता है, यानी कि आगे नहीं पहुंचने देता। ठीक है। हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन हाइंड ब्रेन के तीन हिस्से हैं। हाइंड ब्रेन मैं आपको इस पिक्चर से दोबारा दिखाता हूँ। मैं पहले भी हाइंड ब्रेन के हिस्से
डिस्क्राइब कर चुका हूँ, ये पिक्चर आपके सामने आ गई होगी। इसमें ये वाला सारा हिस्सा जो कि नीले कलर से दिखाया गया है, ये हाइंड प्लेन है। ठीक है। मैं एक और पिक्चर भी दिखाता हूँ, इससे आपको इसका मजीद आइडिया हो जाएगा। हाँ, ये पिक्चर अच्छी है, बहुत प्यारी और विजुअली बड़ी साउंड पिक्चर है ये। ये देखेंगे ऊपर सेरिब्रल कॉर्टेक्स दिखाया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को इसने टैलेंसोफ्लॉन है किया हुआ है लेबल, आपने टैलेंसोफ्लॉन को भूल जाना है, आपके स्कोप से बाहर की चीज है ये। हाँ, ये थैलेमस को किया हुआ है, देखो आपको पता है ना, तो ऐसे थैलेमस होता है, ठीक है। ये थैलेमस है। अगर आप ये देखो, ये आर्क जो बनी हुई है, ये कॉर्पस कैलोजम की ही आर्क है। ये कितनी प्यारी पिक्चर है, ये कॉर्पस कैलोजम की आर्क है। और फिर ये थैलेमस के ऊपर वाली साइड से फिर कुछ यहाँ ही हिप्पोकैम्पस होगा, और थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के नीचे ये पिट्यूटरी है। ये पिक्चर बड़ी प्यारी है, बहुत प्यारी पिक्चर है। अब देखो, ये सारा फॉरब्रेन, फॉरब्रेन के नीचे वाले हिस्से को, ये जो फेरोजी कलर से दिखाया गया है, ये मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन के नीचे वाले हिस्से को हम हाइंड ब्रेन कहते हैं। हाइंड ब्रेन के तीन हिस्से हैं आगे, मतलब हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट है। सबसे पहले पॉन्स है, ये देखो ये पॉन है ये सारा। फिर मेडुल्ला है, मेडुल्ला का पूरा नाम मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा है। ऑब्लोंगेटा का मतलब ये इलोंगेट, ऑब्लोंगेटा पता नहीं क्यों इसे कहते हैं, ये ऑब्लोंगेटा है, ठीक है। मुझे नहीं पता ऑब्लोंगेटा क्यों कहते हैं अच्छा। और इनके पीछे सेरिबेलम है, ये सेरिबेलम, ये सेरिब्रम है, और ये सेरिबेलम है, ठीक है। ये है सेरी, CERE, BRUM। अब तो स्पेलिंग भी लिख दी है मैंने। और ये सेरिबेलम है, ठीक है, इनमें फर्क है। हाइंड ब्रेन इंक्लूड्स मेडुल्ला पोन्स एंड सेरिबेलम, ठीक है। हाइंड ब्रेन में तीन हिस्से हैं, मेडुल्ला है, पोन्स है, और सेरिबेलम है। मेडुल्ला कंट्रोल्स सेवरल ऑटोमेटिक फंक्शंस। मेडुल्ला के अंदर सबसे पहले वो, अब हमें पता है, इसमें ये टॉपिक इस तरह लिखा है कि ये पहले इसने फॉर ब्रेन बताया, तो फॉर ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनमें से हर एक पार्ट को एक अलग अलग तरीके से बताया। और मतलब उसमें थैलेमस को बताया, फिर लिम्बिक सिस्टम को बताया, तो लिम्बिक सिस्टम के जो आगे पार्ट थे फिर उनको एक एक बारी बारी करके बताया। हाइपोथैलेमस को बताया, मैक्रिला को बताया, हिप्पोकैम्पस को, फिर उसने लिम्बिक सिस्टम के बाद किसी को बताया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को या सेरिब्रम को बताया। सेरिब्रम में उसने सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में बताया, और सेरिब्रम कैसे काम करता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कैसे काम करता है, ये सारी चीजें बताई। उसके बाद वो मिड ब्रेन पर आया, अब वो हैंड ब्रेन पर आया, उसने मेडुल्ला, पोन्स और सेरिबेलम तीन चीजें बताई हैं कि ये तीन पैसे हैं। अब वो सबसे पहले मेडुल्ला बताएगा, फिर पोन्स बताएगा, फिर सेरिबेलम बताएगा, ठीक है। सबसे पहले आ गया मेडुल्ला। मेडुल्ला कंट्रोल सेवरल ऑटोमेटिक फंक्शन, ठीक है। मेडुल्ला के बहुत सारे कंट्रोल करता है वो फंक्शंस जो हमारे जिस्म में ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, खुद ब खुद हो रहे हैं, और वो मुसलसल होते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे फंक्शंस जो खुद ब खुद हो रहे हैं और मुसलसल होते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमारा हार्ट बीट कर रहा है, और ये खुद ब और ये हो ही जा रहा है, और ये मुसलसल हो ही जा रहा है, तो ये ऑटोमेटिक फंक्शन है। हम सांस ले रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली हम सांस ले ही जा रहे, ले ही जा रहे, ले ही जा रहे, ठीक है। ये इनको इनके इस फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे ब्रीदिंग को, मैंने कहा सांस लेने को मेडुला कंट्रोल करता है, इसके अलावा हार्ट रेट को, यानी कि दिल की धड़कने को, ब्लड प्रेशर को, ठीक है, अरे ब्लड प्रेशर को, और स्वॉलोइंग को, मतलब कि जो हम निगलते हैं ना, वो भी ऑटोमेटिक की फंक्शन है। देखो आपने ये पढ़ा था कि जो जो चीव करना और निगलना है, इसमें फर्क होता है, ठीक है। चीव मतलब चबाने का प्रोसेस तो हम खुद करते हैं, लेकिन जब हमारे पीछे हलक में रोटी चली जाती है, तो वहां से निगली वो खुद ब खुद ही जाती है, ठीक है। शुरू वाला प्रोसेस थोड़ा सा हमें खुद करना पड़ता है, बाकी वो आगे खुद ही हो जाता है। ये आपकी बुक में 12th चैप्टर में लिखा भी हुआ है, उसने खासतौर पर एक लाइन लिखी हुई है कि जो फॉलोइंग का प्रोसेस है वो शुरू में तो वॉलेंट्री होता है, यानी कि हम खुद कर रहे थे, और बाद में थोड़ा सा आगे वो फिर इनवॉलेंट्री हो जाता है। आप देख लीजिएगा वहां पे जहाँ पर ये मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है असल में टॉपिक।
तो ये सारे काम मेडुल्ला कंट्रोल करता है। तो अगर मेडुल्ला खराब तबाह हो जाए तो बंदा फौरन मर जाएगा, क्योंकि ना वो ब्रीथ कर सकेगा ना उसका हार्ट काम करेगा, तो मर जाएगा ये। सर्टेन न्यूरॉन्स इन द पोन्स। अच्छा, पहले उसने मेडुल्ला की बात की, अब वो पोन्स की बात करेगा। पोन्स क्या काम करता है? लोके पोन्स की लोकेशन क्या है? पोन्स की लोकेशन है लोकेटेड अबव द मेडुल्ला। पोन्स कहाँ पर है? मेडुल्ला के ऊपर है ना। ठीक है, मैंने ये देखो, ये मिड ब्रेन है और ये नीचे मेडुल्ला है। ठीक है, मेडुल्ला के ऊपर है ना पोन्स, सबसे ऊपर। सबसे ऊपर फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, फिर पोन्स और फिर मेडुल्ला और पीछे सेरिबेलम। ठीक है, पोन्स मेडुल्ला के ऊपर है। नजर भी आ रहा है आपको? तो पोन्स का क्या काम है? पोन्स बेसिकली स्लीप एंड वेकफुलनेस में ट्रांजिशन करवाता है। मतलब हम अ, जब सो रहे होते हैं तो हमारे जिस्म के कुछ और सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं, और कुछ और तरीके से काम कर रहे होते हैं। जब हम जागते हैं तो हमारे जिस्म के सिस्टम्स और तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि सोते हुए हमारी हार्ट बीट स्लो हो जाती है, हमारा जिस्म थोड़ा ठंडा पड़ जाता है, जबकि जैसे ही हम उठते हैं तो वो फिर उल्टा होना शुरू हो जाता है। तो ये सारा कुछ पॉन्स करवाता है। और ये पॉन्स का एक और काम है कि ये रेट ऑफ ब्रीदिंग और पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग को भी कंट्रोल करता है। देखो, ब्रीदिंग ऑटोमेटिक जो हुई जा रही है तो मेडुल्ला कर रहा है, लेकिन ब्रीदिंग कितनी स्पीड के साथ होगी, ठीक है, इसका रेट को हम ये करता है पॉन्स कंट्रोल। तीसरे नंबर पर अब वो सेरिबेलम, वो जो पिछले वाला हिस्सा था ना, सेरिबेलम को फूल की तरह सा बना हुआ था, तो उसको ये डिस्क्राइब करेगा। ये सेरिबेलम का मेन रोल हमारी बॉडी की मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करवाने में होता है। यानी कि जब हम चलते हैं तो हम गिरते नहीं है ना, ये सेरिबेलम का है। हाँ, जिस्म के जब सेरिबेलम जब जो होता है ना, डैमेज होता है या इसको कुछ बीमारी इसको लग जाती है, तो इंसान जो है वो अपनी बॉडी की मूवमेंट्स नहीं कंट्रोल कर पाता, कभी इधर गिरता है कभी उधर गिरता है। ठीक है, द सेरिबेलम गाइड्स स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशंस एंड मेंटेन्स बॉडी पोजीशन। ये बॉडी की पोजीशन को मेंटेन करता है और मोशंस को भी एक्यूरेट करता है। सेरिबेलम इज आल्सो इन्वॉल्व इन लर्निंग एंड मेमोरी स्टोरेज फॉर बिहेवियर्स। ठीक है, इसका एक और भी इंपॉर्टेंट काम है कि बिहेवियर्स के लिए लर्निंग भी करता है और मेमोरी भी स्टोरेज करता है। यानी कि जो हम काम कर रहे थे वो हमारे बिहेवियर्स बन जाते हैं, तो इसके लिए ये कुछ ये भी सीखता है। और मेमोरी, तो तीन हिस्से हैं जो मेमोरी स्टोरेज में काम आ रहा है: सेरिब्रल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस और ये सेरिबेलो। इट इज बेस्ट डेवलप्ड इन बर्ड विच इज इंगेज इन द कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ लाइफ। और ये सबसे बेस्ट कहाँ पर, किन में डेवलप है? बर्ड्स में, जो कि इंगेज होते हैं कॉम्प्लेक्स, जो कि चूंकि वो उन्होंने उड़ना होता है, तो उड़ने में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की जरूरत होती है उड़ने में, तो इसलिए सेरिबेलम बर्ड्स में बड़ा अच्छा डेवलप हुआ हुआ होता है। चूंकि हमारी बुक में बर्ड्स का ब्रेन नहीं दिखाया, तो हमें किस तरह अच्छा डेवलप हुआ होता है हमें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये पता होना चाहिए बर्ड्स में अच्छा डेवलप हुआ हुआ। सीएनएस का दूसरा पार्ट आ गया जी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट है जी स्पाइनल कॉर्ड। सिर्फ तीन और तीन, 6 लाइनों में उसने स्पाइनल कॉर्ड को खत्म कर दिया। स्पाइनल कॉर्ड को अगर देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, स्पाइनल और कॉर्ड। कॉर्ड कहते हैं तार को, ठीक है, रस्सी को कॉर्ड कहते हैं या तार को कॉर्ड कहते हैं। और स्पाइनल इसलिए क्योंकि ये स्पाइंस में से गुजरती है। स्पाइन, हम वर्टिब्री को स्पाइंस कहते हैं ना, क्योंकि उनके पीछे स्पाइन, हम नुकीली चीज को असल में कहते हैं। तो चूंकि वर्टिब्री की जब हमने शक्ल देखी थी, ये आपके सामने आ गई। तो ये देखो, ये देखो, ये वर्टिब्री है, तो इसके पीछे नुकीली चीज है। इसको स्पाइनस प्रोसेस भी इसलिए कहता है क्योंकि ये नुकीला है एंड से। और ये नुकीला हमें पीछे से महसूस भी हो रहा था अगर हम हाथ लगाएं अपनी रीढ़ की हड्डी पर पीछे से, ऊपर से नीचे हाथ फेरो तो इसलिए ही हम इसको, ये स्पाइनल कॉर्ड को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये मैं पिक्चर पहले भी दिखा चुका हूँ। ये देखो, ये वर्टिब्री है, ये नीचे एक और वर्टिब्री है, वर्टिब्री, ये वर्टिब्री की बॉडी है, ये उसकी न्यूरल आर्चीज हैं।
ये पीछे स्पाइनस प्रोसेस है। अब दो वर्टिब्री की बॉडी के दरमियान में विद डिस्क होती है, उसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। अब न्यूरल आर्टरीज के दरमियान में एक सीएनएस का पार्ट ब्रेन चलता है, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है जी। एक बात मैं दोबारा से रिवाइज करवा दूं, आपको पहले भी कल बताया था कि जिस तरह ब्रेन को तीन तरीकों से प्रोटेक्शन होती है, किन किन तीन तरीकों से। एक स्कल करती है उसकी प्रोटेक्शन, फिर मेनिंजेस करती हैं, फिर सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड करता है। सेम उसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड को भी तीन तरीकों से प्रोटेक्शन होती है। जैसे एक तो ये वर्टिब्री जो है, ये इसकी प्रोटेक्शन करती है, फिर इसके गिर्द इर्द गिर्द भी मेनिंजेस होती हैं। ठीक है, इसके इर्द गिर्द भी मेनिंजेस की तीन लेयर्स होती हैं। ठीक है, ऐसे और ऐसे और ऐसे इसके एक दो रैप की होती है। ठीक है, और उन लेयर्स के दरमियान में भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। तो ये इसको भी तीन तरीकों से प्रोटेक्शन होती है। Spinal cord medulla oblongata narrows down into an oval-shaped hollow cylinder, the spinal cord, running through the vertebral column। वो ये कह रहा है कि जो मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा है, जब वो नीचे नीचे की तरफ आता है तो वो बारीक होता जाता है। नैरोज डाउन का बारीक होता जाता है मतलब है, नैरोज डाउन का मतलब है बारीक होता जाता है। तो बारीक होकर वो एक ओवल शेप्ड होलो सिलेंडर में तब्दील हो जाता है। ठीक है, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये मैं इसकी एग्जाम्पल भी, इसकी जो पिक्चर है वो भी दिखाता हूँ कैसे बनता है। ये देखो, ये मिड ब्रेन है, ये फोर ब्रेन है सारा, फिर मिड ब्रेन आ गया, फिर पोन्स आ गया, फिर मेडुला। मेडुला जो को नीचे जाता जाता तो ब्रीक होता जा रहा है। ठीक है, और ये पीछे पीछे फिर नीचे से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी। और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर रन करती है, यानी कि कहाँ पर होती है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से ही रन करती है ना। ये 1500 दफा बता दिया ये तो। ये देख भी सकते हैं आप कैसे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से रन कर रही है। ये देखो, ये वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें से दो वर्टिब्री यहाँ पर हमने दिखाई हैं, उन वर्टिब्री के दरमियान से ये देखो कैसे रन करती है। इसी तरह जिस तरह इनके दरमियान से रन कर रही है, इस तरह ये सारी इसके ऐसे रन कर रही हो। इट इज मेड अप ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। ये बहुत ज्यादा तादाद में न्यूरॉन्स से मिलकर बनी होती है। और उन न्यूरॉन्स की जो सेल फाइबर्स एट बॉडीज ऑफ विच आर अरेंज इन अ डेफिनेट पैटर्न, और उनके उन न्यूरॉन्स की जो एक्सॉन, सेल फाइबर का मतलब है एक्सॉन्स, और उनकी जो सेल बॉडीज होती हैं वो अ, बड़े अच्छे तरीके से अरेंज हुई हुई होती हैं। इन क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मैंने आपको पहले बताया था, जब हम चीज को काट के ऊपर से देखते हैं तो उसको हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर इसी एक पिक्चर को लूं और इसको, इससे मैं स्पाइनल कॉर्ड का, बल्कि ये काटा भी उसने क्रॉस सेक्शन में ही हुआ है। ये देखो, ऐसा मैं इसको यहाँ से काटूं और फिर ऊपर से जैसे ये काटा हुआ है, ये असल में तो स्पाइनल कॉर्ड ऐसे नहीं ना, असल में ऊपर चल रही थी ना, ऐसे ऐसे थी ना, ऐसे ही थी ना भाई। तो अब इसने यहाँ से ऐसे काट दिया और इसको अब ऊपर से देखें, अगर हम ऐसे ऊपर से देखें, ठीक है, तो हमें कैसी नजर आएगी, हमें ऐसी नजर आएगी कुछ स्पाइनल को। ये आपके सामने एक पिक्चर आ गई होगी। इसमें बहुत ज्यादा लेबलिंग की गई है। ठीक है, बहुत ज्यादा लेबलिंग की गई है। ठीक है, कोई लेबलिंग आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस इसमें आपको दो तीन चीजें ही देखनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड को भी तीन तरीकों से प्रोटेक्शन हासिल होती है। एक तो वर्टिब्रीज इसकी प्रोटेक्शन करती हैं, दूसरा मेनिंजेस, और मेनिंजेस के दरमियान तैरने वाला सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वो मेनिंजेस इसके गिर्द कैसे होती हैं, ये देखो दिखाई भी गई है। ये पाया मैटर है जी, जो सबसे अंदर होती है, उसके बाहर अरेक्नोइड मैटर है, और सबसे बाहर क्या है, ड्यूरा मैटर है। ठीक है, ये देखो कैसे कवर किया हुआ है। तो ये देखो, ये उसने स्पाइनल कॉर्ड को ऊपर से काटा है और वो हमें ऊपर से दिखा रहा है। तो अगर जब हम ऊपर से देखेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड हमें कुछ इस तरह से नजर आएगी क्रॉस सेक्शन में। ये है स्पाइनल कॉर्ड क्रॉस सेक्शन में नजर आ रहे। स्पाइनल कॉर्ड के बहुत सारे हिस्से हैं, हर हिस्से को उसने लेबल भी किया हुआ है, लेकिन हमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ये देखो कितने ट्रैक है। ट्रैक बेसिकली उस हिस्से को कहते हैं जहाँ से न्यूरॉन्स ऊपर या नीचे जा रहे होते हैं। तो हमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। हमें जो चीज देखने वाली है और वो वाजह तौर पर है कि ये अंदर वाला जो इसने कलर यहाँ पर
ब्राउन, डार्क ब्राउन दिखाया हुआ है, ये वाला बटरफ्लाई किस्म का, ये असल में ग्रे कलर का होता है। ठीक है, यहाँ इसने कलर थोड़ा सा फर्क कर दिया, ये ग्रे कलर का होता है। और ये जो साइडों वाला एरिया होता है, ठीक है, ये जो साइडों वाला एरिया होता है, ये सारा वाइट होता है। ठीक है, ये सारा, इसके ग्रे और इसके वाइट होने में, वाइट होने की क्या वजह है? बेसिकली, ये जो साइडों वाला हिस्सा होता है ना, ये जो साइडों वाला हिस्सा होता है, इसमें ज्यादातर, जैसा कि यहाँ पर नजर भी आ रहा है, ये जो साइडों वाले सारा एरिया है, सारे एरिया को जो उसने लेबल किया हुआ है, इस सारे एरिया में एक चीज कॉमन है कि ये सारे के सारे ट्रैक हैं। ये देखो ट्रैक कैसे, सारे के सारे ट्रैक हैं। ठीक है, और ये देखो इधर भी ट्रैक ही हैं, वाइट वाले भी, इधर वाले भी ट्रैक ही हैं। तो ये सारे ट्रैक हैं। ट्रैक का मतलब रास्ता होता है। तो यहाँ पर ट्रैक का मतलब ये है कि यहाँ पर बड़ी ही मिकदार में एक्सॉन्स हैं। सिर्फ एक्सॉन्स यानी कि सेल बॉडीज नहीं, एक्सॉन्स। उन एक्सॉन्स की सेल बॉडीज कहाँ पड़ी हुई हैं? वो बेसिकली ऊपर ब्रेन में पड़ी हुई हैं। ठीक है, ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, या फिर मेडुल्ला में, पॉन्स में, वहां पर सेल बॉडीज पड़ी हैं, और वहां से फिर एक्सॉन्स निकल रहे हैं जो कि यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक्सॉन्स है, और ये एक्सॉन्स भी माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं, यानी कि इनके इर्द गिर्द माइलिन शीथ है। ठीक है, तो माइलिन शीथ होने की वजह से इनमें सल्टेटरी इंपल्स होती है। ठीक है, ये तो आपको पता है। तो माइलिनेशन होने की वजह से ये एरिया हमें, जब हम इसको क्रॉस सेक्शन करके काट कर देखते हैं सामने से, ये हमें वाइट नजर आता है। ठीक है, ये एरिया हमें इसलिए वाइट वाइट नजर आता है। जबकि ये वाला एरिया, जो अंदर वाला एरिया है, इसको मैं डिफरेंट कलर देख रहा हूँ, पीला कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये वाला जो एरिया है, बटरफ्लाई एरिया, ये हमें ग्रे नजर आता है। ग्रे नजर आने की वजह यह है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मिकदार में सेल बॉडीज होती हैं। ठीक है, सेल बॉडीज होती हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा, ऐसा सेल बॉडीज पड़ी हैं। ओहो, गोल गोल सेल बॉडीज होंगी। ठीक है, ठीक है, समझ लग गई अब? ठीक है, ओके। अब मैं एक और चीज भी इसी ही डायग्राम से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, और मैं इसको और डायग्राम से भी एक्सप्लेन करूंगा। ये देखो, इसने, इस डायग्राम से हमें वाज़ह तौर पर नजर आ रहा है कि एक नर्व, जैसे कि ये है, नीचे के देखे तो एक नर्व यहाँ से निकल रही है, और एक नर्व यहाँ से निकल रही है। ठीक है, नर्व नर्व निकल रही है। ठीक है, नर्व एक यहाँ से निकल रही है, एक नर्व, स्पाइनल कॉर्ड की पूरी लेंथ पर, पूरी लेंथ से इस तरह 31 नर्व्स निकलती हैं। 31 नर्व, एक 31 एक साइड पर, और 31 ही दूसरी साइड। 31, 31 नर्व्स निकलती हैं हर, यानी कि मुख्तलिफ पूरी लेंथ से। ठीक है, इस तरह, फिर इस तरह नीचे से भी निकलेगी, फिर जैसे ये ऊपर भी निकल रही है, और फिर और नीचे से निकलेगी। ठीक है, एक बात यहाँ से आपको कंफ्यूज कर सकती है, और वो ये है कि यहाँ से तो दो निकल रही हैं। ठीक है, ये असल में दो नहीं है, ये एक ही है। ये एक, ये देखो, ये नर्व एक ही बन गई है, बस इसमें मसला ये है कि ये उसका, ये अलग, इसको हम कहते हैं नर्व रूट। ठीक है, ये भी नर्व रूट है। ये असल में लेदा नर्व रूट है, ये लेदा, लेकिन ये बनती एक ही नर्व है। ठीक है, इधर से भी एक नर्व है, और वो उसी नर्व, इसी इसी को ही इधर भी जब उन्होंने, उसने दिखाया तो देखो उसने एक ही नर्व बना दी। ठीक है, यहाँ पर उसने दो अलग अलग नर्व रूट दिखाई, लेकिन यहाँ पर उसने नर्व रूट नहीं दिखाई, तो नर्व एक ही बनी। नर्व रूट दो हैं, नर्व एक है। इस इधर भी नर्व रूट दो हैं, और इधर नर्व एक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये एक चीज हमें ये पता चल रही है कि नर्व्स निकल रही हैं स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, यार मैं इसका कलर तो डिफरेंट करूँ, ये वाला कलर कर। दूसरा, इसमें जो पीछे, ये स्पाइनल कॉर्ड का पीछे वाला हिस्सा है। ठीक है, और ये आगे वाला, ये फ्रंट वाला हिस्सा है। ठीक है, जैसे ये, अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड को एक इंसान मान लूं, एक इंसान की तरह देखूं, तो ये मेरा कौन सा, ये स्पाइनल कॉर्ड की कमर हुई, कमर वाला हिस्सा। और ये वाला कौन सा हुआ? पेट वाला, सामने वाला हिस्सा। कमर वाले हिस्से को हम कहते हैं डोर्सल, डी से डोर्सल। और पेट वाले हिस्से को, सामने वाले हिस्से को कहते हैं वेंट्रल। ठीक है, इसीलिए कमर वाले पीछे वाले हिस्से को डोर्सल कहते हैं। तो इसीलिए यहां से जो नर्व रूट निकली, इसको हम कहते हैं डोर्सल रूट, डी से डोर्सल, और
आर से रूट, क्योंकि ये रूट है ना, नर्व रूट है। और जो सामने से आगे वाले से रूट निकली उसको हम कहेंगे वेंट्रल रूट। ठीक है जी, इतनी समय लग गई। हाँ, अब ये जो डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट है, अगली बार अभी तक के लिए इतना याद रखो, फिर मैं अगली डायग्राम से मजीद भी बता। अच्छा जी, थोड़ी आपको ये करवा देता हूँ, रीडिंग करवा दो। इन क्रॉस सेक्शन द स्पाइनल कॉर्ड शोज एन इनर बटरफ्लाई शेप्ड ग्रे मैटर। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो अंदर वाला एक, उसके अंदर ग्रे मैटर होता है इनर। और कन, और जो अंदर ग्रे मैटर होता है उसके बिल्कुल दरमियान में एक सेंट्रल कनाल भी होती है। सेंट्रल कनाल के अंदर कुछ भी नहीं होता, उसमें सिर्फ सीएसएफ होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, वो खाली होती है सेंट्रल कनाल अंदर से, जिस तरह ब्रेन भी अंदर से खाली होता है ना, उसके वेंट्रिकल्स होते हैं, इसमें स्पाइनल, इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें क्या होता है, सेंट्रल कैनाल। चाहता हूं कि आपको एक और इसकी स्पाइनल कॉर्ड की मैं दिखा सकूं। बहुत सारी पिक्चर है मेरे पास स्पाइनल कॉर्ड की, मैं आपको ये वाली दिखाऊंगा, पहले सिंपल है ये। ठीक है, ये भी स्पाइनल कॉर्ड है, बहुत ही सिंपल करके दिखाई है, और देखो इसमें सिर्फ उसने एक ही, सॉरी 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 सॉरी, अभी नहीं आई, होगी आपके सामने, अब आ गई है, अब आ जाएगी। ये देखो जी, ये है स्पाइनल कॉर्ड, और इसको स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है, उसने काटा और स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल ऊपर से दिखाया। ठीक है, अब क्या इसमें हमें वाज़े तौर पर नजर आया, ये अंदर वाला बटरफ्लाई शेप का ग्रे एरिया है, ये ग्रे दिखाया भी ग्रे है, और ये साइडों पर वाइट एरिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो और ग्रे एरिया के बिल्कुल दरमियान में सेंट्रल कनाल है, सेंट्रल कनाल बिल्कुल छोटी सी है, और इस ये खाली है अंदर से, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर सिर्फ सी है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, इसके अंदर गूदा शुदा कुछ नहीं होता, जैसे यहाँ पर गूदा है ना, यहाँ पर नहीं है गूदा। ठीक है जी, और यहाँ पर दो नर्व रूट भी निकलती नजर आ रही हैं, एक ये नर्व रूट है और एक ये नर्व रूट है, जो यहाँ पर आकर मिल जाएंगी आगे एक दूसरे से। ठीक है, ये ऐसे आएगी और ये ऐसे आएगी, तो इससे एक नर्व बनेगी, और यहाँ से ये ऐसे आएगी, और ये ऐसे आएगी, यहाँ से एक नर्व रूट बनेगी। अब पहले वो ग्रे मैटर के बारे में बताया कि ग्रे मैटर क्या होता है, ग्रे मैटर में क्या होता है। Gray matter, as in other part of nervous system, consists of cell bodies of solid bodies and non-myelinated nerve fiber or tracts. ग्रे मैटर यानी कि ये जो अंदर वाला हिस्सा है, ये जो अंदर वाला हिस्सा है, ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये अंदर वाला हिस्सा ग्रे है, इसमें सेल बॉडीज होंगी, और जो एक्सॉन्स भी होंगे ना, ट्रैक्स यानी कि एक्सॉन्स के गुच्छे भी होंगे, वो भी क्या कहते हैं, एक्सॉन्स के जो गुच्छे होते हैं, ट्रैक्स, वो भी नॉन माइलिनेटेड होंगे, माइलिनेटेड नहीं होंगे, जबकि यहाँ पर जो ट्रैक्स होते हैं उनको, वो माइलिनेटेड होते हैं, इसलिए ये वाइट है, माइलिनेशन होने की वजह से ये वाइट वाइट नजर आ रहा है। ट्रैक बेसिकली आपकी बुक में, मुझे आइडिया नहीं था, आपकी बुक में वर्ड लिखा हुआ है ट्रैक, जिस तरह सीएनएस के बाहर, जिस तरह सीएनएस के बाहर, ये सीएनएस से हम बाहर आ गए ना, स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आ गए, जिस तरह सीएनएस के बाहर ये एक्सॉन का गुच्छा है ना, ये एक्सॉन का गुच्छा है, ठीक है, इसमें बहुत सारे एक्सॉन होंगे, ये जो एक नर्व, बेसिकली ये एक नर्व रूट है, और ये भी मैं इस डायग्राम को थोड़ा लेबल कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए ज्यादा। ये एक नर्व रूट है, ये कौन सी नर्व रूट है, ये डोर्सल नर्व रूट है, ठीक है, क्योंकि ये पीछे वह पीछे है, और ये आगे, ये कौन सी है, ओहो, ये कौन सी है, ये वेंट्रल नर्व रूट है, वीएनआर। ओहो, ठीक है जी, ये डोर्सल नर्व रूट आ गई, और ये वेंट्रल नर्व रूट, ठीक है, और ये आगे मिलकर एक नर्व बन गए। नर्व में क्या होता है, 15,000 दफा बता दिया, नर्व में क्या होता है।
नर्व में बेसिकली एक्सॉन्स ही होंगे। एक्सॉन्स एक्सॉन्स एक्सॉन्स। ठीक है। यहाँ पर जो नर्व होंगी, इन यहाँ पर एक्सॉन्स ही एक्सॉन्स होंगे। ठीक है। एक बात मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आपने ये बिल्कुल नहीं समझना कि यहाँ पर जो सिग्नल है वो सिर्फ, यानी कि जो नर्व इम्पल्स है वो सिर्फ इस डायरेक्शन में ही जा रहा है या फिर इस डायरेक्शन में ही जा रहा है। नहीं 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 नहीं, कुछ सिग्नल वाकई इस डायरेक्शन में जा रहा होगा जिसको हम कहते हैं ये मोटर न्यूरॉन। ये सिग्नल जिस न्यूरॉन के थ्रू जा रहा होगा हम उसको मोटर न्यूरॉन कह देंगे, लेकिन सिग्नल आ भी तो रहा होगा ना। मैं सॉरी इसको कलर चेंज कर देता हूँ। अच्छा, ये सिग्नल, अभी ये वाइट है। ठीक, सिग्नल आ भी तो रहा होगा ना, यहाँ से सिग्नल आ भी तो रहा होगा ना, ऐसे। ठीक है। यहाँ से, सॉरी, एक मिनट। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बताना चाहूंगा। ये मैं ये कह रहा था कि आपने ये बात बिल्कुल नहीं सोचनी कि सिग्नल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि यहाँ से जा रहा है, आगे जा रहा है, यानी बॉडी तक जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से निकल के जा रहा है। नहीं 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 नहीं। कुछ न्यूरॉन्स में, कुछ न्यूरॉन्स में वाकई इधर को जा रहा होगा। उन न्यूरॉन्स को हम क्या कहते हैं? उन न्यूरॉन्स को हम, इधर लिख देता हूँ, मोटर न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है। उन न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं? मोटर न्यूरॉन। और उन मोटर न्यूरॉन जिनमें सिग्नल इस तरफ को, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से निकल कर जा रहा होगा, ये तो एक्सोन है ना, ये एक्सोन है। तो एक्सोन से पहले क्या आता है मोटर न्यूरॉन में? मोटर न्यूरॉन की डायग्राम याद है ना? मोटर न्यूरॉन में एक्सोन तो नीचे होता है, तो मतलब एक्सोन से पहले क्या होगा? सेल बॉडी होगी ना। तो सेल बॉडी इसकी कहाँ होगी? सेल बॉडी इसकी यहाँ पर होगी। ठीक है। और यहाँ से फिर एक्सोन बना, और एक्सोन जो है वो यहाँ पर मूव करके, लग गई समझ? तो यहाँ से फिर सिग्नल आगे आगे जा रहा है। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल जाता नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल आता भी है। ये देखो, स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल, स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल आता भी है। ये स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल कहाँ से आ रहा है? ये स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल स्किन से आ रहा है, मैदे से आ रहा है, सारे हिस्सों से आ रहा है जिस्म के। और वो किन न्यूरॉन के थ्रू आ रहा है? बता सकते हो आप किन न्यूरॉन के थ्रू आ रहा है? बेसिकली वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू आ रहा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ही आ रहा है ना। तो ये सेंसरी न्यूरॉन के भी यहाँ पर एक्सोन ही होंगे। लेकिन सेंसरी न्यूरॉन जब मैंने बनाया था, मैंने कैसा बनाया था? सेंसरी न्यूरॉन का कैसा बनाया था? ऐसा बनाया था ना, ऐसा था। एक सेल बॉडी थी, उससे एक फाइबर निकल रहा है, और फिर एक नीचे एक फाइबर निकल रहा है जो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। ऐसा ही था। ये मैंने पिक्चर तब भी आपको एक्सप्लेन की थी, अब दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये इसका एक पेरिफेरल फाइबर है, ये वाला पेरिफेरल फाइबर है, और ये वाला सेंट्रल फाइबर है, और ये सेल बॉडी है। ठीक है। अब ये जो पेरिफेरल फाइबर है, ये यही यही वाला है, ये पेरिफेरल फाइबर एक्सोन ही है ना। तो ये यही एक्सोन है। ठीक है, यही वाला। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ, यही वाला है। ठीक है, पेरिफेरल फाइबर। पेरिफेरल फाइबर के आगे क्या है? पेरिफेरल फाइबर के आगे क्या है? ये एक सेल बॉडी पड़ी हुई है। सेल बॉडी कहाँ होगी? सेल बॉडी ऐसे एक्सोन, ऐसे एक्सोन आया, और सेल बॉडी इसकी कहाँ पर होगी? यहाँ पर होगी। इसको हम कहते हैं, ये जो मोटी सी बन गई है यहाँ पर, यानी कि ये पूरी तो नर्व रूट हुई ना, ये पूरी नर्व रूट है, लेकिन ये यहाँ पर जो मोटा सा बन गया है हिस्सा, इसको हम कहते हैं, यहाँ पर बहुत सारी सेल बॉडीज पड़ी होती हैं सेंसरी न्यूरॉन्स की। जिस तरह ये एक सेंसरी न्यूरॉन था, इस तरह और भी सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे ना, जिनकी, जो कि जिनके पेरिफेरल फाइबर्स जो हैं वो सिग्नल लेके आ रहे होंगे। पेरिफेरल फाइबर सिग्नल लेके आ रहे होंगे। पेरिफेरल फाइबर सिग्नल, सॉरी, पेरिफेरल फाइबर सिग्नल लेके आ रहे होंगे, तो उनकी सेल बॉडीज यहाँ पर पड़ी होंगी। तो सेल बॉडीज की कलेक्शन को हम जो
क्या कहते हैं सेल बॉडीज की कलेक्शन को? हम कहते हैं गैंग्लिया। जी से गैंग्लिया। ठीक है। और चूंकि ये गैंग्लिया जो है ये डोर्सल नर्व रूट में है। ये डोर्सल, ये देखो डोर्सल नर्व रूट ऊपर ऊपर लिखा हुआ है। चूंकि ये गैंग्लिया डोर्सल नर्व रूट में है तो इसको हम कहेंगे डोर्सल रूट गैंग्लियन। डोर्सल रूट गैंग्लियन। मेरी बात समझ में आई? ये इतना हिस्सा थोड़ा सा ज्यादा इसमें मैंने चीजें बताई हैं। इस हिस्से को आप थोड़ा सा, मुझे रिवाइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप वापस से अगर दोबारा पिक्चर को, वीडियो को पीछे आगे कर सकते हो, तो आप वीडियो को पीछे करके इस हिस्से को दोबारा भी सुन सकते हो। ठीक है। तो ये जो सारी एक्सप्लेनेशन है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड के टॉपिक में नहीं लिखी हुई, लेकिन ये अगले टॉपिक जो है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट है। मैंने इसलिए यहाँ पर ही क्लियर करनी मुनासिब समझी। तो देखो ये जो एक नर्व बनी है, ये है एक पूरी नर्व। कलर चेंज कर लो। ब्लैक नहीं सही रहेगा, ये वाला सही रहेगा। ये एक नर्व बन गई। ये भी इतना अच्छा है। ये ठीक है। ये एक नर्व बन गई। नर्व, देखो कितने एक्सॉन्स का गुच्छा बना दिया मैंने यही। ठीक है। और एक्सॉन्स, एक्सॉन, एक एक बात आपको याद रखनी है कि एक्सॉन में जो नर्व, एक एक्सॉन में नर्व इम्पल्स है वो एक डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। अगर वो एक्सॉन सेंसरी न्यूरॉन का होगा, अगर वो एक्सॉन यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन का होगा तो वो इधर से इधर लेके आएगा। ठीक है। और अगर वो जोन, सॉरी, अगर वो एक्सॉन मोटर न्यूरॉन का होगा तो वो ये सीएनएस से बाकी सारे पेरिफेरल सिस्टम की तरफ जाएगा। ठीक है। एक एक्सॉन में एक डायरेक्शन में नर्व इम्पल्स फ्लो करेगा। तो ये देखो, ये एक नर्व बन गई, इसमें एक्सॉन्स हैं बहुत ज्यादा एक्सॉन्स हैं। इसमें एक्सॉन्स तो हैं। ठीक है। और उन एक्सॉन्स की सेल बॉडीज कहाँ पे है? जो सेंसरी न्यूरॉन है, ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, अ, यानी कि वो सेंसरी एक्सॉन्स हैं जिनमें सिग्नल आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, उनकी सेल बॉडीज तो, उन एक्सॉन्स की सेल बॉडीज तो यहाँ पड़ी हुई हैं इस गैंग्लिया में। और ये जो जो मोटर एक्सॉन है, जो यहाँ से सिग्नल लेके जा रहे हैं, जो यहाँ से लेके जा रहे हैं, उनकी सेल बॉडीज कहाँ पड़ी हुई है? उसकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पड़ी है। ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पर कोई गैंग्लिया नजर नहीं आ रहा, यहाँ पर कोई गैंग्लिया नहीं होता कि यहाँ पर है गैंग्लिया। ग्रे मैटर एज इन अदर पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर और ट्रैक्स। तो जो ग्रे मैटर होता है वो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर या ट्रैक से मिलकर बनता है। यही डायग्राम थी। देखो, मैं इसको थोड़ा सा, मैं दरअसल ये मिलके, ये भी नर्व रूट है, ये भी नर्व रूट है, ये मिलके एक नर्व बना दी। और ये नर्व क्या है? बहुत सारे एक्सॉन्स का गुच्छा है। इनमें से जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, मोटर एक्सॉन्स हैं, उनकी सेल बॉडीज तो होगी यहाँ पर। और जो सेंसरी न्यूरॉन्स है, यानी कि जो सिग्नल लेके आ रहे हैं, उनकी सेल बॉडी होगी यहाँ पर। और सेल बॉडी से एक और फाइबर निकलेगा, सेंट्रल फाइबर, जो यहाँ आ जाए। ठीक है। ऐसा ही हुआ। सेल बॉडी से फिर सेंट्रल, ये पेरिफेरल फाइबर आ गई है, सेंट्रल फाइबर आ गई, सेल बॉडी आ गई। अब समझ आ गई कैसे, क्यों मैंने, अब आपको ये भी पता लग गया होगा मैंने मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन क्यों इतनी तफसील लगा के दिमाग खपा के पढ़ाए थे, और आपका भी दिमाग खपाया था। क्योंकि अगर आपको वो उसकी समझ ना होती, आप कभी नहीं जान सकते, आप कभी नहीं जान सकते कि कैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल आते हैं और कैसे जाते हैं। ट्रैक वर्ड आपकी बुक में यूज हुआ हुआ है, और मेरी ये पक्की पक्की आदत है कि बुक का एक आधा वर्ड भी है ना, वो मैं एक्सप्लेन करता ही करता हूँ। चाहे मुझे उसके लिए एक वर्ड के लिए 5 पिक्चर ही क्यों ना दिखानी पड़े। और अगर बुक में नहीं है तो फिर मैं उसको बहुत कम जज करता हूँ, और वो भी एंड पर बता देता हूँ कि ये बुक में नहीं है, याद करो ना करो, कोई फर्क, मतलब फर्क नहीं है। दिमाग में रखना है तो अच्छी बात है, नॉलेज तो पावर है, नॉलेज इज पावर, तो नॉलेज हासिल जितना करो अच्छी बात है, लेकिन यानी कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो, ये देख, एक्सोन का मैंने गुच्छा बना दिया जिसको मैं कह रहा हूँ एक नर्व। लेकिन ये एक्सोन का गुच्छा सिर्फ यहीं पर तो नहीं है, ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी एक्सोन्स के गुच्छे हैं।
ठीक है, एक्सॉन्स आ रहे हैं ब्रेन से, एक्सॉन्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक्सॉन्स के गुच्छे हैं। एक गुच्छा यहाँ होगा, एक गुच्छा यहाँ होगा, एक गुच्छा यहाँ होगा, एक गुच्छा यहाँ होगा। तो हर एक गुच्छे को जब हम सीएनएस में कहते हैं, बाहर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हर एक्सॉन्स के गुच्छे को हम कहते हैं नर्व। लेकिन जब सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में, जब एक्सॉन्स के गुच्छे को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाईजान? ट्रैक। टी से ट्रैक। और यही मेरी पिछली डायग्राम में आपको नजर भी आ रहे थे, बहुत सारे ट्रैक्स। अरे वो कहाँ गई ट्रैक? ये, हाँ, ये देखो, ये सारे ट्रैक ही ट्रैक हैं। ठीक है, ये देखो, ये भी एक एक्सॉन का गुच्छा है, ये भी एक एक्सॉन का गुच्छा है, ये भी एक एक्सॉन का गुच्छा है, ये भी एक एक्सॉन का गुच्छा है। सारे ट्रैक ही एक्सॉन का गुच्छा है, और यही एक्सॉन्स फिर आगे बाहर भी निकल रहे हैं। ठीक है, आगे यही एक्सॉन्स जो है कि बाहर निकल रहे हैं। ठीक है जी। लास्ट बात इस हवाले से, ये बात आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। और वो ये है कि जितने भी सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड से जाएंगे ना, यानी कि मोटर एक्सॉन्स होंगे जो भी, वो ये आगे वाले नर्व रूट से जाएंगे। यानी कि इधर से दिखा देता हूँ, जितने भी सिग्नल जाएंगे वो इस नर्व रूट से आगे वाली से जाएंगे, ये वेंट्रल हुई ना। और जितने भी आएंगे ना, यानी कि जो सेंसरी एक्सॉन होंगे, वो डोर्सल वाली से जाएंगे। जितने भी आएंगे वो यहाँ से आएंगे। जितने भी आएंगे वो आएंगे इस डायरेक्शन में, और जाएंगे, तो जाएंगे अब वेंट्रल से जाएंगे और डोर्सल से आएंगे। ठीक है, ट्रैक भी बता दिया, देखो ट्रैक वर्ड यहाँ पर आया हुआ था, तो मैंने इसके लिए कितना समझाया। व्हाइट मैटर इज मेड अप ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स और ट्रैक्स। और जो व्हाइट मैटर है, यानी कि जो पेरिफेरल है, ये वाला, ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो इसमें ये सेंट्रल वाला ग्रे है, इसके अंदर कनाल है, और जो साइडों वाला है वो है व्हाइट मैटर। तो व्हाइट मैटर में माइलिनेटेड, माइलिनेशन की वजह से जो है वो ये वाइट कलर का होता है। स्पाइनल कॉर्ड की 1.5 लाइन और भी लिखी है। स्पाइनल कॉर्ड इज द सेंटर फॉर ग्रेट मैनी रिफ्लेक्सेस। मैंने पहले भी बताया कि जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज हैं, जैसे कि हमारे हाथ का उठ जाना, सॉरी सॉरी सॉरी, हमारे हाथ का उठ जाना, गर्म चीज को लगने से, वो एक रिफ्लेक्स एक्टिविटी है। तो ये सारा, उसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें स्पाइनल कॉर्ड खुद ही हुक्म देता है। कैसे? देखो, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये इस डायग्राम से बता दूं, इसमें पिक्चर, चलो इससे ही बता देते हैं। जैसे कि आपको रिवाइज ही करवा रहा हूँ, ये देखो, ये हमारा हाथ है। ठीक है, ये एक गर्म चीज है, ये कोई भी गर्म चीज है, इस पर लगा। यहाँ से एक सेंसरी न्यूरॉन, यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन की फ्री नर्व एंडिंग है। ठीक है, फ्री नर्व एंडिंग क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। फ्री नर्व एंडिंग में इसके टेम्परेचर के चेंज, टेम्परेचर क्योंकि बढ़ गया ना फ्री नर्व एंडिंग के करीब, तो टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से यहाँ पर एक सिग्नल पैदा हो गया, नर्व इम्पल्स बन गई। नर्व इम्पल्स के बनने से ये एक सेंसरी न्यूरॉन एक्टिवेट हुआ। सेंसरी न्यूरॉन का ये एक्सॉन, ओए होए, सीधा निकल रहा है। देखो, फ्री नर्व एंडिंग से, फ्री नर्व एंडिंग से सेंसरी न्यूरॉन का ये एक्सॉन एक्टिवेट हो गया। सेंसरी न्यूरॉन का ये पेरिफेरल फाइबर है। ठीक है, पेरिफेरल फाइबर है, और ये आता गया आता गया आता गया आता गया, पेरिफेरल फाइबर है, पेरिफेरल फाइबर, पेरिफेरल फाइबर, पेरिफेरल फाइबर। और ये पेरिफेरल फाइबर यहाँ पर आकर इसकी, पेरिफेरल फाइबर की एक सेल बॉडी होगी। ठीक है, सेल बॉडी, सेल बॉडी होती है ना सेंसरी फाइबर की। सेंसरी फाइबर कैसा होता है? ऐसा ही होता है ना, ये एक पेरिफेरल फाइबर होता है, उसमें एक सेल बॉडी होती है, और सेल बॉडी के नीचे एक सेंट्रल फाइबर होता है। तो ये वाला हिस्सा ये आ गया, और ये सेल बॉडी
ये इधर आ गई। अब ये वाला जो, ये वाला सेंट्रल वाला हिस्सा है, ये कहाँ पर है? ये बेसिकली यहाँ से आगे, फिर सेल बॉडी से आगे स्पाइनल कॉर्ड में चला जाएगा। ठीक है जी। तो सिग्नल आ गया जी इस तरह सेंसरी न्यूरॉन से, सेंसरी न्यूरॉन से इस तरह सिग्नल आ गया जी कि गर्म चीज को हाथ लग गया। स्पाइनल कॉर्ड के पास इतना टाइम नहीं है कि स्पाइनल कॉर्ड इस सिग्नल को ऊपर ब्रेन तक भेजे, क्योंकि नहीं, अगर ब्रेन तक भेजेगी तो ये हाथ जल जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, यहाँ से एक इंटर न्यूरॉन आगे अटैच होता है, एसोसिएटिव न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन, और आगे मोटर न्यूरॉन होता है। मोटर न्यूरॉन का यहाँ पर सेल बॉडी होती है, यहाँ पर सेल बॉडी होती है, ठीक है। और सेल बॉडी से, मतलब मैंने ये बहुत ज्यादा ही करके बना दिया, यानी कि उसकी सेल बॉडी भी मोटर न्यूरॉन की इस ग्रे मैटर में ही होगी। ग्रे मैटर में सेल बॉडी होती है, और आगे उसका एक्सॉन बनता है, और एक्सॉन जो है उसका वेंट्रल रूट से बाहर आ जाए। ठीक है, वेंट्रल रूट से बाहर आया 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 आया, और कहाँ पर गया? मसल तक। ये मसल है जी। कौन सा? बाजू का मसल, बाइसेप तक चला गया। और इसको इसने कहा, सिग्नल लेके जब जैसे ही आया मसल को, तो मसल फौरन कॉन्ट्रैक्ट कर गया। कॉन्ट्रैक्ट करने से हमारा बाजू हुआ, तो हमारा हाथ यहाँ से उठ गया। इस तरह से ये पूरा काम होता है। ठीक है जी। तो ये रिफ्लेक्स है, ये है रिफ्लेक्स जिसमें ब्रेन नहीं इन्वॉल्व। एंड इट सर्व एज अ, और इसका दूसरा काम क्या है, ये पाथवे भी है फॉर कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड ब्रेन। एक तो ये देखो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज में काम कर रहा है, दूसरा हमें ये भी पता है कि स्पाइनल कॉर्ड में जो ये सेंसरी सिग्नल आ रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड में ये जो सेंसरी सिग्नल आ रहे हैं, ये सारों के इस नतीजे में ये रिफ्लेक्स नहीं करवाता। देखो, ये सिग्नल तो खतरनाक किस्म का था ना, कि हाथ पर आग पर चला गया, लेकिन कुछ सिग्नल ऐसे भी होंगे जैसे मक्खी बैठ गई है स्किन पर मक्खी बैठ गई है, तो फिर क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड को पता है मक्खी कुछ नहीं करेगी। तो फिर क्या होगा कि ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ये सिग्नल को क्या करेगा, ब्रेन तक पहुंचाएगा। और फिर ब्रेन के भी अंदर, ब्रेन में कहाँ जाएगा? पोन्स ब्रेन में पहले पोन्स में, फिर पहले मेडुल्ला में, फिर ऊपर पोन्स में, पोन्स से ऊपर मिड ब्रेन में, और मिड ब्रेन से ऊपर, वो पिक्चर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली पिक्चर। ठीक है, मैंने वो दिखाया ना कि कैसे स्किन से ये सिग्नल आ गया है जी। ठीक है, स्किन से नीचे सिग्नल आया कि जी मक्खी बैठ गई। मक्खी बैठी तो ये सिग्नल ऐसे जाएगा, पहले मेडुल्ला फिर पोन्स, स्पाइन, पहले स्पाइनल कॉर्ड में था ना, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये मैं एस और सी लिख रहा हूँ, एस से स्पाइनल और सी से कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड है, फिर मेडुला है, फिर पोन्स है, पोन्स से फिर मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन से फिर थैलेमस में जाएगा, और थैलेमस से फिर ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स के सोमेटोसेंसरी एरिया में जाएगा, जो यहाँ पर ही होता है। ठीक है, इस एरिया में होता है। अब ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है इसका मसल पे डायरेक्ट फंक्शन करवा सकता है, ये मसल को भी फंक्शन करवा, वॉलेंट्री मूवमेंट सारी यही करवाता है ना, ये पढ़ा के हैं हम कल। तो ये क्या करेगा, इस इन्फॉर्मेशन को पहले तो प्रोसेस करेगा कि मक्खी बैठी हुई है, अच्छा कितना नुकसान होगा कितना नहीं होगा, मक्खी को उड़ा दूं कि नहीं उड़ा दूं, फिर ये सिस्टम करेगा, और फिर क्या करेगा, एक मसल को हुक्म देगा कि चलो जी, नहीं नहीं नहीं, ये इधर नहीं जाएगा, सॉरी, सिग्नल इधर नहीं जाएगा, ये वापस इसी रास्ते से वापस भेजेगा सिग्नल, और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही जाएगा। हाँ, बाजू के मसल तक के, बाजू हाथ से इस मक्खी को उड़ा दो। तो देखो इस वाले ये जो मैंने अब पाथवे बताया, इसमें पूरा दिमाग यूज हुआ, और दिमाग तक सिग्नल जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू गया है। ठीक है, ऐसा ही हुआ है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड का भी, स्पाइनल कॉर्ड एक पाथवे भी प्रोवाइड करता है, एक रास्ता प्रोवाइड करता है सिग्नल ब्रेन तक जाने और आने का। ठीक है जी, यही बात उसने की है। चलें जी, मेरा इरादा तो ज़्यादा पढ़ाने का था, लेकिन मैंने इसी हिस्से को ही बड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, और मैंने जो आज चीज़ें बताई हैं ये इंशाल्लाह आपको कल भी काम आएंगी। कल जो हम ये क्रेनियल नर्व्स वगैरह जो कि पढ़नी है हमने, पेरिफेरल नर्व, मुझे यकीन करें ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व और न्यूरॉन, नर्व फाइबर, और कैसे ये चीज़ें होती है, ट्रैक किसे कहते हैं, ये मुझे नहीं पता था एफएससी में। और मैं बड़ा महसूस करता रहता था कि क्या चीज़ें हैं, और मैं कंफ्यूजन का शिकार था। वो तो फिर मैंने बाद में इस पर थोड़ा
दिमाग लड़ाया, और वैसे भी तो तब शायद टीचर्स को इतना ज्यादा नहीं कर सकते, कह सकते हमें। बट क्या कर सकते हैं कि उन्होंने मतलब इस डिटेल का नहीं पढ़ा सके वो। हालांकि ये चीजें मैंने कोई भी चीज जो है वो आपको बुक से बाहर से नहीं बताई, ठीक है। यानी कि हर हर चीज जो है, गैंग्लिया वर्ड भी देखो आपकी बुक में है, नर्व वर्ड भी आपकी बुक में है, ठीक है। और सेंसरी मोटर न्यूरॉन भी आपकी बुक में है, इन नर्व और सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन की पिक्चर भी आपकी बुक में। मैंने, मेरा तो ये असूल ही ये है कि आपकी बुक से ही आपको सारा कुछ पढ़ाया जाए, ठीक है। और लेकिन बुक का हर हर वर्ड एक्सप्लेन होना चाहिए, बुक का कोई वर्ड छुपे बगैर ना निकले, ठीक है। ऐसे नहीं कि जी निकल गया, ऐसा नहीं होना है। हर हर वर्ड तो बुक की भी अगर पूरी एक्सप्लेनेशन की जाए ना, तो आपके लेवल तक बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है जी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।